गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, आज हम आयनिक ठोस के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से आयनिक बंध बनते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बंध को समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है और आयनिक त्रिज्या के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आयनों के आकार उनकी मूलभूत गुण हैं जो आयनिक बंधों की सामर्थ्य तथा आयनिक यौगिकी की संरचना एवं उनके गुणों को प्रभावित करते हैं। यदि बच्चों हम आयनिक त्रिज्या की बात करें तो किसी उदासीन परमाणु से यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो आयन प्राप्त होता है जिसे हम धनायन कहते हैं या हम कैटायन कहते हैं। यानी कि आपका ये कैटायन उदासीन परमाणु है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जो ये बना है ये हमारा कैटायन हो गया, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से क्या होगा कि उदासीन परमाणु से इसका आकार जो था वो कम हो गया, यानी ये छोटा हो गया। इसी तरह से यदि हम ऋणायन की बात करें तो ऋणायन में आप ये देखेंगे कि एक उदासीन परमाणु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो जो हमें ऋणायन मिला, जो हमें आयन मिला वो ऋणायन था, या इसे हम एनायन कहेंगे। अब एक उदासीन परमाणु से जो ऋणायन का आकार होता है वो बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जो नाभिक के जो प्रोटॉन जो आकर्षित करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, नाभिक आकर्षित करता है, वह आकर्षण कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो किसी पृथक आयन की त्रिज्या का कोई विशेष अर्थ तो नहीं होता, लेकिन हम कह सकते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन जो है अनंत तक पाए जा सकते हैं तथा सभी आयनों के पूर्ण आकार जिन्हें अनंत माना जा सकता है, यानी कि आयनिक क्रिस्टलों में जहां आयनों को कठोर गोलों के रूप में माना जाता है, किसी आयन की त्रिज्या उसके नाभिक से वह दूरी ली जा सकती है जहां तक कोई अन्य आयन उसके निकट आ सकता है। अब इस प्रकार जो रियल गैसेस हैं या आइडियल गैसेस हैं, उनका जो डेविएशन होता है तो उनके अंदर जो स्थित वैद्युत बल जो होता है या वान डेर वाल्स बल होता है उसकी वजह से होता है, यानी कि वीक बॉन्ड जो होते हैं, वीक फोर्स के कारण जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उनकी वजह से होता है। अब अगला पॉइंट आता है त्रिज्या अनुपात, प्रभाव एवं समन्वय संख्या। आयनिक क्रिस्टलों के प्रत्येक आयन अधिक से अधिक विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होता है, यानी कि किसी आयन के चारों ओर एक विपरीत आवेशित आयनों की संख्या निश्चित होती है। अतः किसी क्रिस्टल में एक आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है वह उस आयन की समन्वय संख्या कहलाती है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी आयन की समन्वय संख्या धनायन तथा ऋणायन के सापेक्ष आकारों पर निर्भर करती है। तो किसी आयनिक यौगिक के लिए जो धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात जो है आर, वो क्या होगा? धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। अब त्रिज्या अनुपात है, इसके दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली तो यह है त्रिज्या अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। दूसरा यह है कि आर इज लेस देन 1 या इक्वल टू 1, अर्थात त्रिज्या अनुपात कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि जो ऋणायन की त्रिज्या आर माइनस है वो कभी भी धनायन से अधिक, धनायन की त्रिज्या जो आपकी जो ऋणायन है उसकी त्रिज्या आर जो है कभी भी धनायन की जो आर की जो त्रिज्या है उससे हमेशा ज़्यादा होगी, यानी आर प्लस की त्रिज्या कभी भी आर माइनस से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब त्रिज्या अनुपात का जो समन्वय संख्या के साथ संबंध होता है वो क्या है कि धनायन की त्रिज्या का मान बढ़ने पर आर एफ का मान बढ़ता है, इसे घेरने वाले ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात समन्वय संख्या भी बढ़ेगी। अतः स्पष्ट है कि आर के बढ़ने से समन्वय संख्या का मान बढ़ता है, यानी कि आर
त्रिज्या अनुपात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समन्वय संख्या। अब त्रिज्या अनुपात से समन्वय संख्या का निर्धारण होता है। समन्वय संख्या से क्रिस्टल संरचना का निर्धारण होता है। इस प्रकार अनुपात से क्रिस्टल संरचना का निर्धारण ही त्रिज्या जो अनुपात प्रभाव यानी जो रेडियस रेशियो इफेक्ट है, या हम दूसरे शब्दों में बोले रेडियस रेशियो रूल है, वो कहलाता है। यानी कि किसी आयनिक यौगिक की स्थायी संरचना वह होती है जो निम्न ऊर्जा की होती हो। क्रिस्टल में यदि आयन व्यवस्था इस तरह हो कि विपरीत आवेशित आयन अधिक से अधिक संख्या में एक दूसरे से सटे रहें, ताकि इनके मध्य में कोई भी जो है वो स्थान नहीं हो, या कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। यदि समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफलकीय संकुल में धनायन का आकार स्थिर रखते हुए ऋणायन के आकार में वृद्धि करे तो निम्न संख्याएं संभव है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपका धनायन का आकार छोटा है, सेकंड धनायन का आकार छोटा है, यहाँ पर देखिए ऋणायन का आकार बड़ा। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता जा रहा है, समान त्रिज्या वाले धनायन की समन्वय संख्या पर ऋणायन की त्रिज्या का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, धनायन के चारों ओर 4 ऋणायन समतलीय रूप से दर्शाए गए हैं, लेकिन सरलता के लिए तल के ऊपर और नीचे स्थित ऋणायन को नहीं दर्शाया गया है, जो तल के ऊपर और नीचे ऋणायन है। पहला ये कि बीज की स्थिति में यदि हम बी की बात करें तो सर्वाधिक स्थायी अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में सब आयन परस्पर सटे हुए हैं और किसी के मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं है, जबकि हमें यहाँ पर भी रिक्त स्थान नजर आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों ऋणायनों के बीच में रिक्त स्थान नजर आ रहा है। तो यानी कि आयनों की यह व्यवस्था जो होती है वो लिमिटेड व्यवस्था कहलाती है। इनमें समन्वय संख्या निश्चित होती है, इसे न तो हम बढ़ा सकते हैं और न ही हम इसको कम कर सकते हैं। अब यदि हम ए की बात करें तो ऋणायन का आकार कम होने से धनायन को तो वो स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऊपर डायग्राम में बताया था बच्चों, वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, यानी ये अवस्था स्थायी नहीं है, क्योंकि इसमें समन्वय संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह यदि हम सी की बात करें तो ऋणायन के आकार बहुत ज़्यादा बड़े हैं। यहाँ पर देखिए आप, ऋणायन के आकार बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ये धनायन के से साथ टच नहीं हो पा रहे, इसको स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, जिसके इनके मध्य प्रतिकर्षण अधिक होगा और यह एक अस्थायी संरचना हो जाएगी। इस अवस्था में ऋणायन धनायन को तभी स्पर्श करेगा जब समन्वय संख्या कम की जाएगी। त्रिज्या अनुपात हमेशा सीमांती यानी लिमिटिंग स्टेट में ज्ञात किया जाता है और इसे हम लिमिटिंग रेडियस रेशियो भी कहते हैं। अब कुछ समन्वय संख्या है, उनके स्ट्रक्चर किए होंगे और जो आर का मान क्या होगा ये टेबल में दिया गया है। जैसे यदि समन्वय संख्या 2 हो तो मॉलिक्यूल जो होगा लीनियर होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.155 होगी। इसी तरह 3 समन्वय संख्या होगी, उसकी जो क्रिस्टलीय संरचना होगी वो समतल त्रिभुजीय हो गया, प्लेनर ट्रायंगुलर होगी और 0.155 से 0.225 तक इसकी वैल्यू होगी, आपका जो रेडियस रेशियो है। इसी तरह समन्वय संख्या 4 की जो आकृति होगी क्रिस्टल की वो टेट्राहेड्रल होगी और जो वैल्यू होगी 0.225 से 0.414 तक होगी। इसी तरह समन्वय संख्या 4 है, इसके लिए स्क्वायर पैनल होगी और जो वैल्यू होगी वो 0.414 से 0.732 के अप्रॉक्स होगी। इसी तरह 6 जो है उसके लिए जो क्रिस्टलीय संरचना होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी और जो वैल्यू होगी आर की वो 0.414 और से 0.732 होगी। इसी तरह यदि हम 8 यदि समन्वय संख्या की बात करें तो ये घनीय संख्या या क्यूबिक या बीसीसी स्ट्रक्चर होगा इसका जो क्रिस्टल का, और जो वैल्यू होगी वो 0.732 से 1 के लगभग होगी, बीच में होगी। अब सारणी में हमने ऊपर समन्वय संख्या बढ़ी और उसके साथ त्रिज्या अनुपात भी बढ़ता गया और 8 के लिए इसका मान अधिकतम 1 हो गया। और हमने उधर बात करी थी कि जो त्रिज्या अनुपात है उसका मान 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, या 1 के इक्वल हो सकता है लेकिन 1 से कम रहेगा, कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। अब सीमांतरीय त्रिज्या अनुपातों की यदि हम गणना करें तो जो अष्टफलकीय संरचना में धनायन की जो समन्वय संख्या 6 होती है, अर्थात एक धनायन 6 ऋणायनों से घिरा रहता है। इस संरचना में 4 ऋणायन व एक धनायन एक ही तल में होते हैं, जैसा कि नीचे आप ये डायग्राम के अंदर देखेंगे, जबकि एक ऋणायन तल के एक यहाँ ऊपर की ओर होगा और एक यहाँ पर नीचे की ओर होगा। तो इस कारण ऋणायन को हटा दिया गया है। और यदि हम इसकी कैलकुलेशन करें
यानी कि जो हम जो रेडियस रेशो है उसे निकालें तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस है और ए बी सी डी चारों ऋणायन है उनका न्यूक्लियस है। अब आप यहाँ पर इसकी डेरिवेशन देखिए कि 4.2 में समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी धनायन की त्रिज्या r प्लस और ऋणायन की त्रिज्या r माइनस होती है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2r माइनस हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए सी इज इक्वल टू क्या होगा अंडरवर्ड 2 ए बी। तो अब समीकरण ए व बी का मान रखने पर अब ए सी का मान और ए बी का मान रखेंगे। ए सी का मान क्या है अंडरवर्ड 2 आर माइनस, और इसी तरह से जो आपका ए बी है ए बी का मान क्या हो गया 2r। तो आप यहाँ देखिए 2r प्लस 2r माइनस इज इक्वल टू अंडरवुड 2r माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और यहाँ अंडरवुड 2r माइनस हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा r प्लस r माइनस इज इक्वल टू अंडरवुड 2 अपॉन 2 और ये 2r माइनस, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे r माइनस बचा। अब r प्लस अंडरवुड 2r माइनस, अब इसमें से r कॉमन ले लेंगे अपन। यहाँ पर देखिए r कॉमन ले लिया अपन ने। r कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ गया अंडरवुड 2 माइनस 1। अब r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल अंडरवुड 2 माइनस 1 हो गया, या r ये आपकी रेडियस रेशो हो गया, ये हो गया अंडरवुड 2 माइनस 1। और इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा अंडरवुड 2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 0.414। यानी अष्टफल की संरचना में धनायन के ऊपर तथा नीचे स्थित दोनों ऋणायन को हटा दिया जाए तो समन्वय संख्या 4 वाले वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर संरचना प्राप्त होती है। यही कारण है कि समन्वय संख्या 6 अर्थात अष्टफल की संरचना तथा समन्वय संख्या 4 अर्थात वर्ग समतलीय संरचना संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात ज्ञात करने के लिए गणितीय विधि होती है, वो इस प्रकार होगी। बच्चों ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी की समन्वय संख्या आपसे निकलवाई जाती है, रेडियस रेशो निकलवाया जाता है, डेरिवेशन आती है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा और उसको अच्छे से याद करिएगा। अब अगला आता है हमारा चतुष्फल की संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात। अब किसी घन के एक फलक में 2 विकर्ण कोणों पर, अब बच्चों यहाँ पर हमने एक क्यूब बनाया है। अब क्यूब के अंदर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 विकर्ण कोने हैं बी और सी। इसके विपरीत स्थित फलक पे 2 विकर्ण कोने हैं ए और डी। इसको मिलाने पर हमें एक चतुष्फलक प्राप्त होता है। अब इस चतुष्फलक का केंद्र जो है O पर सभी ऋणायन को स्पर्श करते धनायन घन बनता है, जो O से AB पर एक लंब OP डाला जाता है, तो यहाँ समकोणीय त्रिभुज मिलता है। यानी एक लंब हमने क्या डाला OP। यहाँ पर देखिए O और P, इस वाले घन की बात करें, ये हमने लंब डाला OP, तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक ये त्रिभुज प्राप्त हुआ है। तो अब हम त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज AOAP में देखेंगे तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो OA क्या है R प्लस R माइनस, तो AP क्या हो गया हमारा R माइनस। तो OP घन की लंबाई का आधा है, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो OP इज इक्वल टू AF अपॉन 2, यानी घन की लंबाई अपॉन 2 हो गया। तो OA तथा AP का मान रखने पर R प्लस R माइनस का होल स्क्वायर यहाँ से लिया अपन ने, इसी तरह R स्क्वायर अपन ने लिया, AP का मान यहाँ से लिया, इसका मान रखेंगे। तो OP का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा ADF लिया। अब ये ADF कहाँ से लिया, यहाँ देखिए AD और F ये रहा ADF ये वाला, इससे हम OP का मान ज्ञात करेंगे। तो AF इज इक्वल टू DF हो गया, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AF हो गया, तो AD इज इक्वल टू अंडरवुड 2AF हो गया। AD का मान 2R माइनस के बराबर होगा, क्योंकि चतुष्फल की संरचना में 2 ऋणायन इसी विकर्ण रेखा AD पर स्थित होते हैं।
अगले पृष्ठों में जब हम घन संख्या 8 के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करेंगे तो भी वहाँ पर इसी प्रकार दो त्रिभुज यानी कि OAP और ADF लेंगे। यहाँ पर क्योंकि आयन घन के कोनों पर स्थित है, अतः लंबाई को हम AF को 2r माइनस अर्थात OP को r ज्ञात होगी, क्योंकि OP घन की लंबाई AF का आधा होगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो 2r माइनस इज इक्वल टू अंडरवुड 2f, तो AF क्या हो गया 2r माइनस अपन अंडरवुड 2, तो AF क्या हो गया अंडरवुड 2r माइनस, यहाँ पे बच्चों अपन इसको अंडरवुड 2 इंटू अंडरवुड 2r माइनस करेंगे तो एक अंडरवुड यहाँ से कट जाएगा। अब OP की वैल्यू क्या है AF अपॉन 2, तो AF की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल दी, तो अंडरवुड 2r माइनस अपॉन 2 हो गई, तो OP की वैल्यू क्या हो गई, इसी तरह से r माइनस अपॉन अंडरवुड, तो OP का यह मान अपन ने जो फर्स्ट समीकरण था उसमें रखेंगे। तो अब यहाँ पे r प्लस r माइनस होल स्क्वायर प्लस r माइनस का होल स्क्वायर प्लस r माइनस अपॉन अंडरवुड 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चों ये r माइनस स्क्वायर का 2 हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम लिया, तो एलसीएम के बाद यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है r प्लस r माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 3r माइनस स्क्वायर अपॉन 2। तो दोनों तरफ से हम वर्ग हटाएं तो क्या होगा 3 अपॉन 2 जो है अंडरवुड में आ जाएंगे और ये वैल्यू निकल जाएगी। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस r को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे r प्लस इज इक्वल टू अंडरवुड 3 अपॉन 2r माइनस माइनस r, यानी कि अपन r कॉमन ले लेंगे तो अंडरवुड 3 अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो अंडरवुड 3 अपॉन 2 इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगी 1.225 माइनस 1 हो जाएगी, यानी कि RF की जो वैल्यू आई है 0.225 के इक्वल होती है। तो अब हम घनीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात निकालेंगे। तो घनीय संरचना के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये हमने लिया है पूरा, यहाँ पर वही हमने घन लिया है। घन के लिए यहाँ पर ये वैल्यू 2r के इक्वल हुई, 2r माइनस, क्योंकि दो रेडियस हैं, इसी तरह से ये भी इसके इक्वल होगी, और ये इसके बीच में हमने एक लंब डाला है, विकर्ण है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो समभुजीय कोण के लिए OAP में तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, तो OA की वैल्यू r प्लस r माइनस होगी, घन की लंबाई की OP की जो वैल्यू है घन की लंबाई के लंबाई अपॉन 2 हो जाएगी, तो 2r माइनस 1 2 अपॉन r हो जाएगा। तो AP इज इक्वल टू AD अपॉन 2 हो गया। अब अपन इसकी वैल्यू रखेंगे, तो r प्लस r माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस r माइनस का होल r माइनस स्क्वायर। तो AP का मान ज्ञात करने के लिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस AD DF स्क्वायर, क्योंकि AD जो AF और DF वैल्यू है वो इक्वल होता है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AF स्क्वायर हो गया। वर्ग हटाएंगे हम तो ये अंडरवुड में वैल्यू चली जाएगी 2 की, तो यानी कि हमारी जो AF की जो वैल्यू है वो है 2r माइनस हो जाएगा। तो समीकरण में हम वैल्यू रखेंगे तो AD इज इक्वल टू 2 इंटू 2r माइनस हो जाएगा। AP की वैल्यू क्या है AD अपॉन 2, तो यहाँ से हमने AD की वैल्यू निकाल ली है, तो उसको यहाँ रखेंगे तो हमें यहाँ से AP की वैल्यू मिलेगी अंडरवुड 2r माइनस मिलेगी। तो AP का यह मान 4.5 में रखने पर हमें क्या मिलता है, r प्लस r माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडरवुड 2r माइनस का होल स्क्वायर प्लस r माइनस का स्क्वायर। तो r प्लस r माइनस का होल स्क्वायर, अब यहाँ से हम होल स्क्वायर को हटा देंगे तो आपकी जो ये 3r आ गया, 3r माइनस हो गया। अब यहाँ 3r से जैसे अपन ने अंडरवुड हटाया तो ये अंडरवुड में चला गया, तो 3r माइनस r हो गया। तो अंडरवुड यहाँ से r हमने कॉमन ले लिया, r माइनस, तो अंडरवुड 3 माइनस 1 हो गया। अब ये हमारी जो रेडियस रेशो है अंडरवुड 3 माइनस 1 हो गया, तो इसकी जो अंडरवुड 3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो जो RF वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 0.732। इसी तरह से बच्चों हमने घनीय संरचना और इन सब के रेडियस रेशो के निकाला। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।